हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक फार्मैक की सीरीज़ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं फार्मैक के वही टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पहले सीवीएस पढ़ाऊँगा। तो सीवीएस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में हमें आंसर में क्या लिखना है तो मैं वो सब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि वहाँ पे हम एक कोई भी हाइपरटेंशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो हाइपरटेंशन क्या है? एक परसिस्टेंट सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर रहता है जो कि आपके ऑर्गन्स कौन से हार्ट, ब्रेन, किडनी, आइज इनको डैमेज करता है। ओके, तो हमने फिजियो में भी पढ़ा है कि हाइपरटेंशन क्या रहता है, कि हाइपरटेंशन एक हाई ब्लड प्रेशर रहता है जो कि आपके ऑर्गन्स रहते हैं उनको डैमेज करने का काम करता है। तो वही लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद हम उसके टाइप्स लिख सकते हैं। तो टाइप्स में उसके दो ही टाइप्स रहते हैं, एक रहता है प्राइमरी और दूसरा रहता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो रहता है वो मोस्ट कॉमन रहता है और उसका एक कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉज नहीं रहता। लेकिन सेकेंडरी जो रहता है उसमें उसका एक स्पेसिफिक कॉज रहता है। तो कौन सा उसमें है? रीनल, वैस्कुलर, एंडोक्राइन कॉज। तो ये सब कॉज सेकेंडरी में आते हैं। तो मैं आपको आगे चलकर पढ़ाऊंगा कि रीनल में क्या रहता है, अपना एक रास मैकेनिज्म रहता है। तो रास मैकेनिज्म कैसे आपका हाइपरटेंशन करता है, वो मतलब अपनी बॉडी का ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ाता है, वो सब मैं आपको आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बताऊंगा, ठीक है। देन उसके बाद हम लिखेंगे कि क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको अच्छे से लिखना है। तो क्लासिफिकेशन के लिए सब लोग मोस्टली केडीटी का क्लासिफिकेशन ही लिखते हैं क्योंकि केडीटी का क्लासिफिकेशन जो रहता है उससे हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो हम क्लासिफिकेशन जो केडीटी के हिसाब से ही लिखेंगे। तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देखते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को हम मोस्टली 4-5 इसमें क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले है एक रास इनिबिटर, दूसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और बाकी के जो भी है वो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊँगा क्योंकि अगर मैं पूरा क्लासिफिकेशन अभी पढ़ा दूंगा तो आपको वो बोरिंग लग सकता है, ठीक है। तो मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ ये सब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रास इनिबिटर। तो रास इनिबिटर को हम फिर से 3 इसमें क्लासीफाई करते हैं। एक रहता है एस इनिबिटर, दूसरा रहता है एआरबी यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, और तीसरा रहता है डायरेक्ट रेनिन ब्लॉकर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन पढ़ाते समय मैं आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे बीच बीच में कोई कोई ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आपको वो ड्रग्स याद रख सके। तो हम रास इनिबिटर देख रहे हैं। तो रास इनिबिटर में हम सबसे पहले देखेंगे कि एस इनिबिटर। तो एस इनिबिटर को कैसे याद करना है? तो एस इनिबिटर को याद करने का तरीका यही है कि जो भी लास्ट में जो भी प्रील आ रहे हैं, देखो एस इनिबिटर में के लास्ट में सब प्रील आते हैं। तो एस इनिबिटर में आप लिख सकते हो कैप्टोप्रील, एनालाप्रील, लिजनोप्रील, रामीप्रील, फिर पेरिंदोप्रील, ऐसे करके और बहुत सारे। लेकिन आपको क्या लिखना है? सिर्फ इंपॉर्टेंट ही लिखना है, ठीक है। देन हम देखेंगे कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो उसमें क्या लिखते हैं? सार्टन। जो भी सार्टन्स रहते हैं वो, ये देखो इसमें भी सार्टन है, इसमें भी सार्टन है, जो भी सार्टन है वो हम एआरबी में लिखेंगे। तो सार्टन में क्या है? लो सार्टन, कैंडी सार्टन, वेल सार्टन, ऐसे करके आप ड्रग्स लिख सकते हैं। और डायरेक्ट रेनिन ब्लॉकर का एक ही है, वो है एलिस्किरेन, ठीक है। देन हम इसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं क्योंकि हम साथ साथ में देखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो अभी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहले हम रास इनिबिटर देखते हैं। तो रास इनिबिटर में हमने पहले ही 3 इसमें क्लासीफाई कर दिया है, एस इनिबिटर, एआरबी और डायरेक्ट रेनिन ब्लॉकर। तो ये रास इनिबिटर का मैकेनिज्म बताने से पहले मैं आपको नॉर्मल वाला बताता हूँ, फिर इसमें रास इनिबिटर कैसे वर्क करते हैं वो सब बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो एंजियोटेंसिनोजन रहता है वो अपना लीवर से आता है। तो ये लीवर से एंजियोटेंसिनोजन आया, देन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हुआ, लेकिन वो कराने का काम कौन करता है? वो करता है रेनिन, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 1 में हुआ, वो करता है रेनिन। देन एंजियोटेंसिन का कन्वर्जन होता है एंजियोटेंसिन 2 में और वो कराने का काम करता है एस, और वो आता है अपना लंग से आता है, ठीक है। ये आता है अपना लंग से, ठीक है। देन पहले बना एंजियोटेंसिनोजन जो कि लीवर से आता है, देन एंजियोटेंसिन 1, देन एंजियोटेंसिन 2, देन ये एंजियोटेंसिन 2,
दो रिसेप्टर रहते हैं, एक रहता है ET1 और दूसरा रहता है ET2, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 और दूसरा रहता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2। तो ये रिसेप्टर को ऐड करने के बाद क्या करता है, वो जाता है ब्लड वेसल पे, और ब्लड वेसल पे क्या करता है, वो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल करता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। और दूसरा क्या करता है, वो ये रिसेप्टर पे ऐड करेगा, देन एल्डोस्टेरॉन रिलीज बढ़ेगा, और एल्डोस्टेरॉन रिलीज की वजह से क्या होता है, अपना सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है। और सोडियम और वाटर का रिटेंशन अगर आया तो अपना ब्लड वेसल्स में जो भी ब्लड है उसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, देन अगेन कि अपना ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो तो अभी हम रास इनहिबिटर देखते हैं कि वो कैसे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डायरेक्ट रेनिन ब्लॉकर देख लेते हैं। तो ये जो डायरेक्ट रेनिन ब्लॉकर है, डायरेक्ट रेनिन ब्लॉकर, वो क्या करेगा, इस रेनिन को ब्लॉक कर देगा। तो अगर इसको ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन नहीं बनेगा तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। तो जो वो अपने रिसेप्टर है वो रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेगा, तो जो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा, और जो ब्लड प्रेशर जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था वो क्या करेगा, अभी कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देन एस इनहिबिटर क्या करता है, एस इनहिबिटर इस पे वर्क करेगा अपना क्या, एस यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन 1 का 2 में कन्वर्जन करता था। तो वो एस इनहिबिटर एस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो एस इनहिबिटर अगर इनहिबिट कर दिया तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। और सेम जो मैंने आपको डायरेक्ट रेनिन ब्लॉकर का पाथवे बताया कि एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, देन वो रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेगा, देन कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल नहीं होगा, और जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था वो कम होगा। ठीक है, देन थर्ड क्या है, ARB, दैट इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो वो क्या करेंगे, जो भी अपने एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर है वहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, तो वो जो रिसेप्टर है वो वर्क नहीं करेंगे। देन अगेन कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल जो हो रहा था वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, एल्डोस्टेरॉन का रिलीज जो भी है वो भी कम होगा, देन सोडियम और वाटर का रिटेंशन जो भी है वो कम हो जाएगा, देन अल्टीमेटली अपना जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से देर विल बी द डायलेटेशन ऑफ आर्टेरियोल्स, जो कि पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करेगा। देन जो अल्डोस्टेरॉन रिलीज हो रहा था उसका डिक्रीज होगा, और जो सोडियम और वाटर का रिटेंशन था वो भी डिक्रीज होगा, तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली कम होगा। ओके, देन अभी हम उसका एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, मतलब जो भी हमने रास इनहिबिटर का देखा उसका हम एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। तो एडवर्स इफेक्ट के लिए एक ट्रिक है जो कि बहुत सी बुक में भी दिया है, तो उसका है, तो उसका ट्रिक है कैप्टोप्रिल। तो कैप्टोप्रिल तो हमने देखा ही कि जो भी अपना एस इनहिबिटर है प्रिल वाला, तो उसमें हमने देखा कि कैप्टोप्रिल एक ड्रग था, तो उसके नाम से आप ये एडवर्स इफेक्ट लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कर्व। तो कर्व का एडवर्स इफेक्ट मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो हमने देखा कि जो एस एंजाइम है, तो एस एंजाइम किधर प्रेजेंट था, अपने लंग्स में। ठीक है, लंग्स में प्रेजेंट था। तो जो भी अपना ब्रैडिकाइनिन है, तो वो ब्रैडिकाइनिन का डिग्रेडेशन करने का काम ये एस एंजाइम करता था। तो अगर मान लो अगर हमने ये एस इनहिबिटर दे दिया, अगर मान लो हमने ये एस इनहिबिटर दे दिया, तो एस इनहिबिटर अगर दे दिया तो वो ब्रैडिकाइनिन का डिग्रेडेशन नहीं होने देगा, और जो ब्रैडिकाइनिन है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो ब्रैडिकाइनिन अगर इंक्रीज हुआ तो वो लंग्स में क्या कराता है, वो कफ कराता है। तो उसका एडवर्स इफेक्ट आप इस मैकेनिज्म से अच्छे से याद कर सकते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कफ जो है एडवर्स इफेक्ट अपने जो रास इनहिबिटर है उसमें, मतलब जो मेनली एस इनहिबिटर, उसका मेन एक एडवर्स इफेक्ट है कफ। ठीक है, देन है एंजियोइडिमा। तो एंजियोइडिमा में क्या कराता है, वो स्वेलिंग इन नोज, लिव्स, माउथ, थ्रोट, ये सब कराता है। देन पी से आप याद कर सकते हो कि प्रोटीन यूरिया, लेकिन वो बहुत ही रेयर रहता है। देन हम देखिए टेराटोजेनिक इफेक्ट। तो टेराटोजेनिक इफेक्ट में क्या करता है कि ग्रोथ रिटार्डेशन, फिटल हाइपोटेंशन, रीनल फेल्यूर, ये सब कराता है। तो इसी वजह से वो प्रेगनेंसी में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, देन ओ से हम याद कर सकते हैं कि वो हाइपोटेंशन कराता है, जो कि मोस्टली CHF में हमें दिखता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दिखता है। देन पी से हम याद कर सकते हैं न्यूट्रोपेनिया, देन वो रैशेस करता है, देन आई से ईचिंग, और एल से आप लिख सकते हो लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। ठीक,
तो अभी हम यूजेस देखते हैं। तो यूजेस में हमें पता है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो वो हाइपरटेंशन में तो यूज़ होगा ही। तो हाइपरटेंशन में वो ऑल ग्रेड में यूज़ होता है, ठीक है, जो भी ग्रेड्स है हाइपरटेंशन की उन सभी में वो यूज़ होता है। देन वो एक्यूट एमआई में भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसे हमें विद इन 24 आवर्स में स्टार्ट करना है। देन वो CHF दैट इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दे सकते हैं, और फोर्थ है डायबिटिक नेप्रोपैथी में देंगे, ठीक। देन अगले पार्ट में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है। सो लेट्स सी द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इन नेक्स्ट पार्ट 2।